लगता है कि आज या कल में IMF का बोल बाला होने वाला है। डार साहब की मंसूबाबंदी और मंसूबे धरे के धरे रह गए। बिलाखिर उन्हें घुटने टेकने पड़े और पूरी कौम ने देखा कि जो बजट पास हुआ, जो पेश हुआ और जो पास हुआ, उसमें दिन और रात का फर्क था। जो फाइनेंस बिल पेश किया गया और जो रिवाइज किया गया वो आपके सामने है। लेकिन पाकिस्तान का शहरी पूछना चाहता है, मेरे मुस्तकबिल के बारे में कौन सोच रहा है? मेरी महंगाई के बारे में कौन सोच रहा है? मेरी बेरोजगारी के बारे में कौन सोच रहा है? मेरे जो हालात हैं, जो मेरे माशी हालात हैं, क्या दुबई में उसकी फिक्र है? क्योंकि ये हुकूमत तो एक साल में बिल्कुल मंसूबाबंदी में नाकाम हो चुकी है, जिससे कि सही मानों में इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, मनासिक के हज का सिलसिला जारी है। आज 1.5 लाख पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर में से तकरीबन 25 लाख फर्जंदान इस्लाम मैदान अरफात में जमा हुए। हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी की। हुज्जाज कराम ने मैदान अरफात में मस्जिद नमरा से हज का खुसूसी खुतबा भी सुना। शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद सईद ने हज का खुतबा दिया। उन्होंने इत्तेहाद और यगानियत का दर्स दिया और मुसलमानों पर जोर दिया कि तफरक़े में ना पड़े, ऐसी हर चीज़ से दूर रहें जिससे इत्तेहाद टूटे। नाज़रीन, अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। IMF मुआहदे की बहाली हुकूमत के लिए कड़ा इम्तिहान बन गई है। प्राइम मिनिस्टर और उनकी मुआशी टीम की बेल आउट पैकेज के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। प्राइम मिनिस्टर ने चंद दिनों में आज चौथी मरतबा IMF की MD से रब्ता किया है और उन्हें मुआहदे की बहाली की दरख्वास्त की है। नाज़रीन, 30 जून को नए जायज़े की मुद्दत ख़त्म हो रही है और इसमें सिर्फ तकरीबन 3 दिन बाकी हैं और हुकूमत ने IMF की तमाम सख्त शराइत भी मान ली हैं। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ का मुसविदा मालियाती इदारे को भेज दिया है। इसके बावजूद IMF ने स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए मज़ीद वक्त भी मांगा है। हुकूमत पर उम्मीद है कि जल्द मुआहदा हो जाएगा, लेकिन माहिरीन इस हवाले से खदशात जाहिर कर रहे हैं और कई सवालात भी उठा रहे हैं। नई शराइत के मामले हुकूमत और स्टेट बैंक के बयानात में भी बड़ा तजाद सामने आया है। हुकूमत का ये दावा है कि टैक्सेस लगाने से महंगाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर स्टेट बैंक ने ख़तरे की बड़ी घंटी बजा दी और ये खदशा जाहिर किया है कि IMF की नई शराइत से महंगाई में ख़तरनाक इजाफा हो सकता है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज का पहला और बड़ा सवाल कि आलमी मालियाती इदारे की तमाम शराइत तस्लीम, मुआहदे की बहाली में अब क्या रुकावट है, इस तमाम मामले पर बात करेंगे और साथ ही हम ये भी रखेंगे कि इसके साथ महंगाई को लेकर जो हुकूमत और स्टेट बैंक के बयानात में तजादात हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और हैदर वहीद साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत तस्लीम की हैं, मुसवदा भी भिजवा दिया है, मगर इसके बावजूद IMF ने स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए वक्त मांगा है। आपके ख्याल में मुआहदे की बहाली में अब क्या रुकावट है और IMF हुकूमत पर एतबार करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? साथ ही जिस तरह शाह महमूद कुरैशी भी कह रहे हैं, डार साहब के मंसूबे धरे के धरे रह गए हैं, IMF का अब बोल बाला होगा। तो एक बुनियादी सवाल आमिर साहब, जिसका आप साथ ही जवाब दे दीजिएगा, कि जब ये IMF के साथ बातचीत नहीं हो रही थी, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था, तब भी तनकीद कर रहे थे हम और कह रहे थे कि अगर IMF का मुआहदा नहीं होता, मौशी माहिरीन भी कह रहे थे कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाएंगे। अगर हुकूमत कोशिश कर रही है और इस मुआहदे की तरफ बात जा रही है, तो फिर आपको लगता है कि फिर भी वही मसाइल हैं मौशी तौर पर जो अगर मुआहदा नहीं होना था तो उस सूरत में हम फेस कर रहे थे? देखें, दो चीज़ें हैं। एक है कि IMF का एग्रीमेंट अगर हो जाता है तो हमें फ़ायदा नुकसान की बात तो शाह महमूद भी कर रहे हैं और सारे लोग कर रहे हैं कि जी महंगाई आ रही है क्योंकि शरह सूद 1% और बढ़ाई है, तो असल महंगाई तो उसकी वजह से आनी है। और जो टैक्स लग गए हैं सब कुछ सैलरीड क्लास पे, इन्होंने बज़ाहिर उसको कहा कि बड़ी अपर क्लास है 2 लाख रुपए से ऊपर। ज़ाहिर है ये खुद डॉलर में कमाते हैं और कायदे आज़म की तस्वीर के रुपए को इन्होंने बिल्कुल मुसलसल नीचे जाने दिया है। वो चाहे पिछली हुकूमत का मुआहदा हो कि स्टेट बैंक को ओपन कर दिया गया और या उसके प्रेशर में आके जब हमारे पास है ही कुछ नहीं तो हमें माननी भी पड़ती है। बहरहाल एक अच्छी बात यह है कि अगर गुफ्तगू हो रही है, जो अभी भी मेरी फाइनेंस मिनिस्ट्री में इस प्रोग्राम से पहले बात हुई है, तो कि कंटिन्यू है। वो पहले बीच में आ जाता था कि डिसकंटिन्यू हो गए और ख़त्म हो गया, और अब चांस ये है कि काफ़ी हद तक कि ये जो $1.1 बिलियन का आखिरी 9वें रिव्यू में हमें मिलना है वो मिल जाए तो 8-10 अरब डॉलर का एक और जो चंक है हमें दुनिया के बाकी जो लेंडर्स हैं जो आपको इमदाद कर्ज़े फराम करते हैं तो खुल जाता है और आपकी ना बेपनाह
जो मुश्किलात हैं उनसे निकलने का रास्ता बनता है कि नई हुकूमत आएगी और वो फिर नया प्रोग्राम ले लेगी। क्योंकि पाकिस्तान के पास जो डिफ़ॉल्ट का सबसे बड़ा ख़तरा है वो अप्रैल 24 से जून 24 में है, जहाँ बेपनाह आपको बिलियन ऑफ डॉलर्स लोगों को देने और आपके पास अभी कोई उसका अरेंजमेंट नहीं है। ये 5-6 महीने का अरेंजमेंट मौजूद है, कोई ऐसी वो बात नहीं है जिसमें स्कूक बॉन्ड्स के प्रॉफिट्स हैं और कुछ म्यूचुअल हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ कर्जे हैं उनको करा लिया जाएगा, और हो भी रहे हैं और वो कर भी रहे हैं। असल इशू यही था कि किसी तरीके से IMF ट्रैक पे आ जाए, जो शहबाज शरीफ लगे हुए हैं कि उसके साथ आलमी बरादरी के साथ आपका एक मामला चल पड़ेगा। और ज़ाहिर है गवर्नमेंट को दोनों तरफ से जाना होता है। एक वही है कि जी पॉलिटिकली हमें ज़्यादा दबाया जा रहा है कि हम CPEC की तरफ चले गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है चाइना हमें बेल आउट तो कर रहा है, मुसलसल कर रहा है, वरना तो हम फंस चुके होते अब तक। और ये बात उन लोगों को नहीं आ रही। ज़ाहिर है कि मोदी के साथ जब वो बैठ के कर रहे हैं, अमेरिकन सारे मुआहदे कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि हाँ वो चाइना की हमें वो गिने ना गिने, लेकिन चाइना उनके लिए मसला है अमेरिकन के लिए कि उसके लिए वो एक बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर रखना चाहते हैं अपने साथ। तो हम उसके अंदर उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है ही नहीं कहीं पे। हम अपनी लड़ाइयों से नहीं फारिग हो रहे, हम किसी दुनिया के साथ क्या गुफ्तगू करेंगे। लिहाजा बहरहाल एक अच्छी बात हो जाएगी कि अगर ये मुआहदा हो जाता है, हमारे डिफ़ॉल्ट के रिस्क खत्म होते हैं, तो हमारी करेंसी के ऊपर जो प्रेशर है वो ख़त्म होगा। और जो जैसे इम्पोर्ट बिल बढ़ना है, ज़ाहिर है अब इजाज़त देनी पड़ी है कि दुनिया के साथ आपको चलना है, तो सबसे पहले जो LCs नहीं खुल रही, कंटेनर हज़ारों पड़े हुए हैं और जो मजीद आनी है चीज़ें वो आएंगी, तो उससे भी हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। सिर्फ यही नहीं है कि इम्पोर्ट है, रॉ मटेरियल हमारा सब चीज़ों का रुका पड़ा है कई महीनों से, और वो सारी चीज़ें हैं सब एक दूसरे से। दुनिया तो ज़ाहिर अब एक ग्लोबल विलेज इसलिए है कि हर चीज़ एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। आप तनहा होकर किसी एक मुल्क या किसी एक रीजन में जाके दुनिया से नहीं कट हो सकते, आपको लेके चलना होगा। और हमारे लिए बेस्ट मॉडल है इस वक्त इंडिया, जो रशिया के साथ भी चल रहा है और जो अमेरिका के साथ बेहतरीन मुआहदे कर रहा है। तो अगर हम आपस की लड़ाइयां खत्म कर लें, सियासी इस्तेकाम ले आएं, तो फिर बहुत बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं। सही है जी। हैदर भाई साहब, जिस तरह आमिर साहब भी कह रहे हैं कि आपस में हमें इख्तलाफात को ख़त्म करना होगा और अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब जबकि आप देख रहे हैं मुआशी तौर पर दुनिया नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, इंडिया और अमेरिका की मिसाल आपके सामने है, किस तरह से अब उनके दरमियान जो एक बड़ा गहरा ताल्लुक बनता हुआ नज़र आ रहा है। हैदर भाई साहब, आपके ख्याल में अब जो शराइत भी मान ली गई हैं, आपके ख्याल में अब क्या रुकावट है? IMF उस तरह से ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि एक बात की तो एप्रिसिएशन बनती है कि प्राइम मिनिस्टर एफर्ट कर रहे हैं, उनका 3-4 दिनों के अंदर अंदर चौथी दफ़ा बात हो चुकी है MD IMF से। तो आपको क्या लगता है, क्या रुकावट है कि तमाम शराइत तो मान ली हैं, अब क्या चाहता है IMF? जी हैदर भाई साहब। जी, एक तो देखिए हमारी कुछ हिस्ट्री कुछ इस किस्म की है कि कोई बहुत ज़्यादा IMF और लैंडर्स हम पे उस तरह एतबार नहीं करते, क्योंकि हमारी मईशत और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन जो है वो सियासत से बहुत ज़्यादा मुतासर रहती है। एक तो जाहिर है कि इस तरह की हिस्ट्री है कि जिस तरह से सियासी मामलात बदलते हैं तो उस तरह से हम एनराफ करते हैं अपनी कमिटमेंट्स के साथ भी, और ये सारी हुकूमतों ने किया है। वज़ीर आज़म बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वो हमेशा से वो मेहनती माने भी जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये रही है कि वो डिसाइसिव हमेशा नहीं रहे हैं और ना रह पाए हैं, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ा है, कभी पिंडी, कभी अपारा, कभी लंदन, कभी लाड़काना। तो हमने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ प्रॉब्लम ये रही है कि कोalition गवर्नमेंट है और फिर उनके असल बॉसेस जो हैं वो नजर नहीं आता कि वो वजीर आजम के खुद हैं। तो इसलिए वो कई दफा हमने देखा है कि पहले ये कि क्या हुकूमत में रहना है नहीं रहना, फिर IMF के पास जाना है नहीं जाना, ये सारी चीजें जो है ना वो उनके लिए आसान नहीं रही हैं, और कुछ उनका इसमें जो है वो फॉल्ट है, कुछ नहीं भी है, क्योंकि उनके हमने जो सिचुएशन थी वो किसी के लिए भी आसान ना होती। लेकिन अब असल बात यह है कि इस वक्त IMF फिर भी ये सारी चीजें पाकिस्तान ने जो की भी, मुश्किल फैसले भी किए, तो कहीं ना कहीं तो ये जरूर शक जाता है कि क्या, क्योंकि IMF जो है वो काफी वेस्टर्न और अमेरिकन डोमिनेटेड या कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है कम से कम। तो हम देखते हैं कि जब भी चाइना की तरफ हमारा रुझान होता है तो फिर IMF से उस तरह का तावन नहीं मिलता। क्या ये कुछ कड़ी कहीं किसी तरह मिलती भी है, क्या कुछ वाकई सियासी और जियोपॉलिटिकल जो है इन्फ्लुएंसेस भी हैं इस फैसले। शक तो जरूर पड़ता है, जाहिर है कि ये हम कह नहीं सकते किसी भी तरह से कि ना हमें दिलों के हाल पता है, बट ओवरऑल मजमूई तौर पे पाकिस्तान पे एतबार का इशू है। हमारी जो
कोर किस्म की जो प्रायोरिटीज हैं वो बिल्कुल स्क्यूड हैं। हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो 7% है, होना 20% चाहिए। हम जो है एग्रीकल्चर को पे इनकम टैक्स नहीं लगाते क्योंकि 75% एग्रीकल्चरलिस्ट जो है वो पार्लियामान में बैठे हैं, और जो हमारा रीढ़ की हड्डी है हमारी मईशत की वो एग्रीकल्चर है, उसको हम एक बिजनेस की तरह नहीं चला पाते। वही लोग चला रहे हैं ठेके पे देख के, उन लोगों को जिनकी एक्सपर्टीज नहीं है। इरिगेशन सिस्टम्स हमारे पुराने, आईटी में हम अपनी जो है वो स्किल नहीं कर पाते अपने लेबर को। हमारी पॉपुलेशन में 5 मिलियन हम हर साल ऐड करते हैं, वो हमारे लिए मुसीबत बनती जा रही है, ना कि एक हमारे लिए एक एडवांटेज बनती है अगर ये स्किल्ड लेबर होता। आप जैसे जानते हैं कि स्किल्ड लेबर भी हमें इतना रेमिट देता है, तो सोचें स्किल्ड लेबर अगर हो, यहाँ बैठ के डॉलर कमा सकता है आईटी में। एक ट्रेड कॉरिडोर पाकिस्तान ने बनना था, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी कभी नहीं आती, तो अब वो ईरान से मायदा कर लिया, अब तो चाइना ने। तो बहुत सारी फंडामेंटल चीजें जो यहाँ पे हमें बदलने के लिए मुश्किल फैसले, मजीद मुश्किल और मजीद बड़े फैसले करने की जरूरत। सही है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं फैसल साहब। जिस तरह हैदर भाई साहब भी कह रहे हैं और आमिर साहब ने भी यही बात की है कि आपको अपने अंदर जो यूनिटी है उसको कायम करना पड़ेगा। पॉलिटिकली स्टेबिलिटी होगी तो फिर हम कह सकते हैं कि मुआशी इस्तेहकाम है। आपको इस सारी सिचुएशन में होता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि दुनिया किस तरफ जा रही है, जो जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि IMF के साथ अगर मुआहदा हो जाता है, वो जो रकम हमारी रुकी हुई है वो मिल जाती है, उसके बाद मामलात आपको लगता है बेहतरी की तरफ जाएंगे? क्योंकि अभी तो स्टेट बैंक ये दावा कर रहा है कि ये जो नई शराइत है उससे महंगाई में खतरनाक हद तक इजाफा होगा। गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। तो ये इस फ़र्क को आप किस तरह से देख रहे हैं? और आपके ख्याल में जिस तरह दीगर एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि मुख्तलिफ वजूहात हैं जो रुकावट बना हुआ है, आपको क्या लगता है कि शराइत मानने के बावजूद भी अभी तक IMF उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर रहा? फैसल साहब जी। फैसल साहब, कल स्टेट बैंक ने तो यही बात कही है ना कि महंगाई जो है वो और बढ़ेगी। कितनी महंगाई और बढ़ेगी? ये जो एक आम आदमी पे जो बोझ है वो कितना होगा? लोगों की तो इस्तेदाद जवाब दे गई है, क्योंकि किसी भी इंसान की, खासतौर पे नौकरी पेशा इंसान की, उसकी तो कोई आमदनी नहीं बढ़ रही। कारोबार आपका जो है ठप से ठप होता चला जा रहा है। अच्छा, फिर इस पिछले महीने जो महंगाई की शरह थी वो 38% बढ़ी। अब जो पेश गोई की जा रही है वो 40% की जा रही है कि अगले महीने 40% को जो क्रॉस करेगी, उसके अगले महीने जो है वो मजीद जो इसमें इजाफा होगा। अब आप एक तस्वुर करें कि जब लोगों की आमदनी ना बढ़ रही हो और महंगाई बढ़ने की शरह 40% तक पहुंच जाए, तो आम इंसान की जिंदगी जो है वो कितनी मुश्किल हो गई है। इस वक्त इस कौम का अलमिया ये है कि इसकी जो लीडरशिप है उसने इस कौम के सारे मसाइल का हल जो है वो कर्जे में तलाश किया है। कर्जे आपके मसाइल नहीं है। इस वक्त आपको जो अल्टरनेट जराए पैदा करने, इस वक्त सबसे बड़ा आपके पास तवानाई का बुरान है। क्या इस हुकूमत ने कोई तवानाई की पॉलिसी बनाई? क्या कोई उसने कोई तिजारत की पॉलिसी बनाई? आपका जो टैक्स है, वो जो नौकरी पेशा आदमी है जो एड्स वो मजबूरन मेरी तनख्वाह से मजबूरन कट जाता है, अगर शायद मेरे पास इख्तियार हो तो मैं भी अदा ना करूँ। तो जो अक्सरियत टैक्स नहीं दे रही इस मुल्क के अंदर, आप ज़राअत पे टैक्स क्यों नहीं लगाते? क्यों डरते हैं आप? जब आपने हर इंसान की आमदनी को एक कौमी आमदनी फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स डिक्लेयर किया है, कि ज़राअत का टैक्स जो है उस पर सूबाई टैक्स क्यों है? इसकी कोई इनके पास जस्टिफिकेशन है किसी के पास? आज भी जो है वो ताकतवर लोग, इस बौरानी कैफियत में भी जो ताकतवर लोग हैं उनको नहीं छेड़ा जा रहा। सारा बोझ जो है एक आम इंसान पे डाल दो। एक मरे हुए आदमी को आप मारते चले जाओ, कितना मारोगे? अब तो लोगों में मरने की भी जो है वो सकत नहीं रही। कारोबार की बात है, यदि देखिए डॉलर भी नीचे आएगा, अगर पैसे आपके पास आ जाते हैं वो डॉलर नीचे आएगा। लेकिन जिस तरह एलसीआई खुलेंगी, ये डॉलर भी कुछ दिनों के लिए शायद नीचे आए, कुछ दिनों के बाद ये फिर जो है 300 तक पहुंचेगा, 300 को जो है वो क्रॉस कर जाएगा। आप अपने मसले को जो है वो जड़ से नहीं हल कर पा रहे। सही आवाज गूंज रही है आपकी। जी जी, लेकिन आपकी आवाज़ ठीक है फैसल साहब, आप कंप्लीट कर सकते हैं। चले बट ठीक है, चले ठीक है जी। जी ब्रिगेड साहब, एक मौशी बहाली का जो कौमी प्लान भी कुछ बोल रहे जी, कौमी प्लान भी मुरतब किया गया है और IMF की सूरत हाल आपके सामने है। ये बात तो दुरुस्त है, हमारे यहाँ जो एक सियासी इस्तेहकाम है उसकी कमी है। आपको आगे क्या नज़र आ रहा है? और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने एफर्ट की है, 4 मरतबा वो उनसे रब्ता कर चुके हैं और उधर से यही जवाब है जी हम देखेंगे और ये कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं, क्या रुकावट है? IMF क्यों उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहा? ब्रिगेड साहब, मेरे ख्याल में 2-3 रीजंस हो सकते हैं। एक तो जाहिर है कि दे डोंट ट्रस्ट
शॉर्ट ड्यूरेशन की जो हुकूमत है उसके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं है। फिर उसके बाद इसहाक डार साहब ने कई दफ़ा ऐसी बातें उनके बारे में बोली हैं, दे मस्ट हैव नॉट लाइक्ड इट, कि जो मैं मुझे परवाह नहीं, बहुत देख चुका हूँ, ऐसे मैं डील करता रहा हूँ। और थर्ड ये है कि देखें, इन हाउस को हमने कोई ऐसी बात नहीं की है, जो सबसे आम बात है। IMF वर्ल्ड बैंक तो ये कहता है ना कि आप अपने खर्च अखराजात जो है वो कम करें और आमदन बढ़ा लें। अब हमारे अखराजात तो कम हुए नहीं है। क्या हम सब जो पैनल बैठे हैं, क्या ये हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत ने अपने अखराजात कम किए हैं? आपके सामने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कोई 20-40 लोगों का एक एंटोरेज लेके हज पे चले गए हैं, जहाज लेके जा रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन के लिए अलहदा जहाज जा रहा है, इस तरह की जो। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट हाउस का, प्राइम मिनिस्टर हाउस का, मिनिस्टर्स का, क्या किसी ने कोई एक्सपेंडिचर आपने देखी? कितनी गाड़ियां प्रोटोकॉल में चल रही होती हैं, क्या वो हमने कम किए हैं? ये वो विजिबल चीजें हैं जो अगर हम करें तो वी कैन लुक इनटू द आईज ऑफ द IMF एंड से दिस इज व्हाट वी आर सेविंग एंड नाउ वी विल, हम अपने घर से इसको ठीक कर लेंगे, हमें ये टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। वो टैक्स इसलिए लगाते हैं ना कि आप 220 अरब रुपए और कमाएं और हमें वापस दें जो हमारे लोन का बनता है। इसलिए फिर उसके बाद ना आपने FBR में कंट्रोल किया कि आपका टैक्स इनकम टैक्स चोरी होता है, ना आपने स्टेट कॉर्पोरेशन का किया है, ना हमने ऑस्टेरिटी ड्राइव की है। तो आप मुझे बताएं कि वो आपको क्यों नहीं स्टिंग लगाएंगे? वो कहेंगे कि हमें तो पैसा वापस चाहिए, आप हमें बताएं। थर्ड ये कि इसके साथ आपके ऊपर जरूर पोलिटिकल स्टिंग्स हैं जो हुकूमत नहीं बता रही। ऑनेस्ट एज एनालिस्ट मेरा अपना अंदाजा ये है कि वो जरूर अमेरिकन की तरफ से, जो अमेरिकन अगर चाहें तो IMF वर्ल्ड बैंक इमीडिएटली क्लियर करेगा जितने अमाउंट हमने हर चीज एक्सेप्ट कर ली है। आई थिंक इसके बाद इस हुकूमत ने अपना भी पॉलिटिकल बहुत बड़ा ये गैम्बल खेला है, क्योंकि ये इलेक्शन अब जब होंगे तो उसमें क्या बताएंगे कि हमने क्या किया। तो इन चीजों को देखें तो मेरे ख्याल में PMLN इज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। दे हैव टू डू एक्स्ट्रा कोई एफर्ट जिसमें अवाम को ऐसा रिलीफ दें, या नवाज शरीफ के आने के बाद कैसे नारा लगाया जाए, स्लोगन दिया जाए जिस पे वो वोट देने के लिए। अदरवाइज ओवरऑल इस वक्त बड़ी सिचुएशन पाकिस्तान खराब है और पाकिस्तान इकोनॉमिकली पोलिटिकल दोनों प्रॉब्लम के अंदर तेरा होगा। सही जी। इलियास साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? IMF की शराइत तो मानेंगे, जाहिर है अब स्टेट बैंक ये दावा कर रहा है महंगाई बढ़ेगी, हुकूमत कह रही है, किस तरह से हुकूमत रिलीफ देगी आम आदमी को? देखें जी, इलेक्शन ईयर है तो गवर्नमेंट ने तो रिलीफ देने के लिए कोशिश एफर्ट्स वगैरह करनी है। एक तो उनको ये कोशिश जो कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के, ये जी इनको अगर इनकी जो एफर्ट्स हैं जो IMF के लिए की जा रही हैं, अगर उसमें इनको कामयाबी मिलती है तो एग्रीमेंट हो जाता है स्टाफ लेवल, और इनको जो ट्रंच है वो पहले रिलीज़ हो जाती है इनको जो 1.1 बिलियन की, तो इनको कोई रिलीफ मिल जाता है तो गवर्नमेंट आवाम को बताएगी कि जी कुछ हमने एफर्ट्स की थी, तो हमारी गवर्नमेंट का टाइम इलेक्शन में जाने में इनको आसानी हो जाती है। लेकिन जो है इस वक्त ये है कि जब तक IMF इसलिए नहीं कर रहा, इन पर एतबार नहीं कर रहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। जो लास्ट गवर्नमेंट गई उसने भी नहीं कोई इनकी शराइत वगैरह जो मानी थी उनको अमल दरामद नहीं किया, रिलीफ दे दिया, जो सब्सिडीज़ वगैरह ख़त्म कर दी। अब इस गवर्नमेंट ने भी कोशिश की पेट्रोल में कर दिया, तो जाहिर है अब जो आ रहे हैं जो एफर्ट्स कर रहे हैं तो टैक्स तो लगा दिए 215 बिलियन के, तो वो जाहिर है अवाम पर पड़ेंगे। जो रेशो बढ़ा दी 1% मार्कअप की, तो जाहिर है इसके नुकसान क्या होंगे? इससे इकॉनमी फैलेगी नहीं, इकॉनमी पहले ही श्रिंक हो चुकी है, आपकी मजीद श्रिंक हुई है, तो आपकी बेरोज़गारी बढ़ी है, आपके जो दीगर मामलात हैं, आपकी जानब से बजट में भी कोई ऐसी एफर्ट नहीं की जिससे आपकी इकॉनमी को ग्रो करे या जिससे फ़ायदा हो। ये तो बिल्कुल उसी तरह लगा दिया कि जी एक कोशिश की गई है कि इलेक्शन में अपने आप को सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो अब इनको करनी पड़ेंगी, IMF के साथ अगर कर रहे हैं तो इनके कंडीशंस जो हैं उनकी वो सारी बात माननी पड़ेगी। तो जाहिर है इसमें पिसेगी एक दफ़ा फिर अवाम। तो जाहिर है इन्होंने कर्जे अपने रीशेड्यूल जो वापस करने हैं, जो इन्होंने अपने कर्ज़ों की अदायगी वापस करनी, सूद की अदायगी करनी, तो जाहिर है उन पर जो अगले साल है एक बड़ा प्रेशर आएगा। तो गवर्नमेंट को इसको तमाम चीज़ें जो हैं इस वक्त IMF की हर शर्त माननी पड़ेगी। अगली गवर्नमेंट जो इलेक्ट होती है तो उसको फिर वो उसको भी माननी पड़ेगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और मामला है यही कि IMF की तमाम शराइत मान रही है, मान चुकी है, और उसके बावजूद भी IMF उस तरह से ट्रस्ट नहीं करी। तो सबसे बड़ी जो वजह हमारे एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि जब तक आपकी सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, जो यूनिटी एक सियासतदानों के दरमियान, हुक्मरानों के दरमियान नज़र आनी चाहिए, वो उस तरह से नहीं है। तो सबसे बड़ा लैक। और दूसरी बात, हम इन हाउस सोर्सेज भी पैदा नहीं कर सके जिससे हम जनरेट कर सकें
हम सिर्फ कर्ज़ों पर रिलाय करते हैं और IMF पर, तो ज़ाहिर है फिर हम बहुत ज़्यादा तवक्को करेंगे और अल्टरनेट जो उसकी महंगाई का तूफ़ान है वो आम आदमी उसकी जद में आएगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो दूसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त फिर मुस्तरद। हम सवाल ये रख रहे हैं, क्या सानिया 9 मई के मनसूबा साज मिलिट्री ट्रायल से बच पाएंगे? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है, मगर इस केस में दो इंतहाई अहम पहलू हैं जो सामने आए। पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान में जो एक तकसीम है वो वाज़े तौर पर खुलकर सामने आ रही है। इब्तदाई तौर पर 9 रुकनी बेंच बना जो अब 6 अरकान पर बाकी रह गए, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद जस्टिस याहिया आफरीदी ने भी फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा किया और वाज़े किया है कि फुल कोर्ट के बगैर फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। दूसरा अहम पहलू ये है कि इस केस का जो सियासी है, दरख्वास्त गुजारों के वकला की जानिब से फ़ौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल को गैर आइनी और बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। अमूमी तौर पर यह तासुर सामने आ रहा है कि 9 मई के वाक़यात के मामले पर चेयरमैन PTI के खिलाफ घेरा तंग होने जा रहा है और इससे बचने के लिए तहरीक इंसाफ और उनके हम ख्याल वकला ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह सिविलियंस के फ़ौजी ट्रायल को रोका जाए, मगर बज़ाहिर अभी तक उन्हें कोई बड़ी कामयाबी मिलती नज़र नहीं आ रही। गुज़श्ता रोज़ अस्करी तर्जुमान ने भी मास्टरमाइंड और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई के सख्त इशारे दिए थे। इसी से मुतालिक हमारा सवाल होगा, हैदर वहीद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी चूँकि आप माहिर कानून भी हैं। अब ये जो मामला है सिविलियंस के फ़ौजी ट्रायल के ख़िलाफ़ अदालती महाज पर कानूनी जंग भी जारी है, क्या आप समझते हैं कि 9 मई के मनसूबा साज मिलिट्री ट्रायल से बच पाएंगे? और ये जो तासुर है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग होने की वजह से ये मामला अदालतों तक पहुंचा, आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये सारी सिचुएशन के बाद 9 मई के मनसूबा साज जो मास्टरमाइंड हैं, सहूलतकार, जिनके बारे में कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, ये इस फौजी ट्रायल से, मिलिट्री ट्रायल से बच सकेंगे? देखें, एस्टैब्लिशमेंट का तो मौके बहुत वाज़ेह तौर पे सामने आ गया है। उन्होंने एतमाद का इजहार भी किया कि शवाहिद भी उनके पास हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि उन्होंने अपनों को नहीं छोड़ा तो कोई भी बचना नहीं चाहिए और कैफर किरदार तक उन्होंने अज़म का इजहार किया कि वो सबको पहुँचाना चाहते हैं। बहरहाल ये उनका मौक़िफ़ जो है वो ज़ाहिर है अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है और सामने होगा मज़ीद जब हुकूमत के वकला और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वकील आर्ग्यू करेंगे और ज़ाहिर है सारी बात को कंसिडर किया जाएगा। इस बात का देखें तयन करना ज़रूरी होगा कि आया कि वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पे सिविलियंस मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई हो सकते हैं, कि कब तो उनके केसेस जो हैं वो ATC कोर्ट से, एंटी टेररिस्ट कोर्ट से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। वो कौन से शवाहिद हैं जिनकी मौजूदगी पे ये ट्रांसफ़र हो सकता है और वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं मिलिट्री कोर्ट के ऑफेंसेस के जो होना लाजिम है कि वो ऑन द फेस ऑफ इट नजर आए तो फिर तो ये जो है ट्रायल ट्रांसफर किया जाए। बिलफर्ज अगर ऑफिशियल एक्ट्स की, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है, क्या कोई कोलैबोरेशन है मिलिट्री एलिमेंट्स के साथ सिविलियंस की, उस सूरत में जाहिर है फिर इस वक्त के कवानीन के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट में ही सिविलियंस को ट्राई किया जाएगा। तो 9 मई के जो इस वक्त अक्यूज्ड हैं उनके हवाले से क्या वो कोई कोलैबोरेशन से जुड़ते हैं, उन ऑब्वियसली इवेंट्स के साथ जुड़ते हैं, इन सारे मामलात के अगर शवाहिद सामने हैं तो जाहिर है फिर ये ट्रांसफर मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ बनता है। जो बुनियादी सवाल रखा जा रहा है यहाँ पे वो थोड़ा सा मुख्तलिफ और बुनियादी है। मुझे नहीं पता कि अगर कोर्ट्स उस तरफ जाएंगी, क्योंकि एक लार्जर बेंच का फैसला है कि मिलिट्री कोर्ट्स आईनी हैं, लेकिन जाहिर है हर दलील वहां नहीं ली गई थी। तो अगर नई दलाइल की बुनियाद पे क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे फैसला देंगे कि आया कि कोई भी जो फर्द है पाकिस्तान के आइन से हटके भी उसका क्या ड्यू प्रोसेस या ट्रायल हो सकता है, क्या ये आर्टिकल 10A की वायलेशन होगी नहीं होगी, ये सारे मामलात पे क्या कोर्ट जाएगी या फिर महज एक तयन करेगी कि कब क्राइटेरिया क्या होगा जबकि एक सिविलियन ट्रायल हो सकता है मिलिट्री कोर्ट में और उसका क्या तकाजे और क्या तरीक़ाकार होगा और कब वो फॉलो हुआ है और कब नहीं हुआ और किस तरह से इसको जो है वो इंश्योर किया जाए कि ये फॉलो हो क्राइटेरिया। ठीक जी, ब्रिगेड साहब आप किस तरह से देखते हैं? आप जो अब अदालती महाज पर कानूनी जंग जारी है, आपको लगता है 9 मई के मनसूबा साज मिलिट्री ट्रायल से बच पाएंगे? देखें, जो अभी तक केस चल रहा है और उसके बाद जो कल उनकी DGI की ब्रीफिंग भी देखें, उन्होंने अपना नुक्ता बड़ा क्लियर बता दिया है। जो आर्मी में जिन लोगों ने गफलत बरती है, कमांड अपनी अच्छी तरीके से नहीं की है और
बात यह है कि देखना ये है कि अब इस वक्त जो दूसरे केसेस हैं जिनमें जाहिर है कि मेरे ख्याल में जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है इन्वॉल्व है, जो प्लान करती रही है, एग्जीक्यूशन करती रही है, अब उनके लिए जाहिर है उनकी टीम बहुत सारी जस्ट डोंट वांट कि इनके ट्रायल जो मिलिट्री कोर्ट में हो। हालांकि मिलिट्री कोर्ट में ऐसी बात कोई नहीं है, उनके पास सारी ऑप्शन होती है बाद में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने की। लेकिन इसके लिए देखें, प्रॉब्लम यह है कि आपके सामने ख्वाजा आसिफ ने साफ कह दिया कि जी हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, वी डोंट एक्सेप्ट दिस कोर्ट बेंच। उसके बाद इसी तरह राना सनावला मिनिस्टर उन्होंने भी ये बात की है, फिर इनफार कादर साहब ने भी की है। तो आई थिंक इसके ऊपर अभी भी बेहतर यही है, जो कि आज भी वैसे एतराज किया कि जज ने कह दी कि फुल कोर्ट होना चाहिए, तो आप फुल कोर्ट बना दें। फुल कोर्ट बनाने के बाद पहला जो डिसीजन है वो जो जिसमें 11 बेंच जजेस ने किया हुआ, तो वो भी उसको अगर ओवरऑल करना हो तो नीड टू हैव बिगर बेंच। इसको करने में कंट्रोवर्सी भी खत्म हो जाएगी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा और कम कंप्लेक्सिटी भी लग रही बेंच के अंदर वो बिठा दें। सही जी, आमिर साहब। देखें जी, एलीट के केस हैं, एलीट के वकला हैं, एच सोनियन है और एच सोनियन के लिए एक बात हो रही है। यहाँ जो वो गरीब के बच्चे दूसरे सूबों के पकड़े गए, मारे गए, सजाएं दी गई, सेठ वकार ने फैसला दिया, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टे की सूरत में पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है जी? क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है? ये क्या है? ये एलीट की अदालतें तो नहीं है ना, ये तो सबकी अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट तो सबकी है। तो फिर इस तासुर को दूर करना भी जिम्मेदारी इसी सुप्रीम कोर्ट की होगी कि यहाँ पे चंद वकील आके खड़े हो जाते हैं और वो बड़े बड़े चैम्बर्स के मालिक हैं, उनके जूनियर जजेस बैठे हुए होते हैं हर जगह पे, किसी के वो टीचर हैं, किसी के कुछ हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और इसका इंसाफ फराहम करना काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनको नहीं देखना चाहिए कि केस किस नौयत का है, किसका है, वो सिर्फ केस देखें और ट्रायल करें। ये जो सवाल हैदर वहीद साहब ने कही, सीधी सी बात है कि ट्रांसफर जो हुए केस, तो ये सुप्रीम कोर्ट पूछ लेना अपनी मतहत अदालत से। यहाँ मॉनिटरिंग जज हर चीज़ पे लग सकता है, ये लगा दें उस पर। भाई एक इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से मिलिट्री ने मांगे हैं, आप अपनी हाई कोर्ट से कहें, हाई कोर्ट खुद जुरिस्डिक्शन में अपनी ओरिजिनल में 199 में सुनती। आपको आपके जजेस कह रहे हैं कि ये यहाँ पे क्यों आए, वहां पे जाएं। यही तो मसला आ रहा है कि जब किसी एलीट का केस है तो 184(3) में आप यहां सुन लेते हैं। मसाइल इससे पैदा होते हैं। यहां पे 1952 से ये फौजी अदालतें चल रही हैं। जब आप मिलिट्री के इंस्टॉलेशन पे चले गए तो आप अटैच हो गए ना जी उसके अंदर। आपको कोई उकसा के गया, उसको बताया जाए। वो मतलब आमिर मीर का आपने सवाल में भी रखा हुआ है कि उसने कहा है कि वो चेयरमैन पीटीआई हैं, तो चेयरमैन पीटीआई साबित करेंगे कि वो नहीं है उसमें। उन्हीं के लोग गवाहियां दे रहे हैं, उनके सारे लोग बताएंगे कि कब क्या क्या होता रहा है। जब DGISPR ये कह रहे हैं 4 महीने से ये प्लान हो रहा था, पता लग गया ना। अब जब लोग पकड़े गए, उनकी जियो फेंसिंग हुई, ऑडियो वीडियोस आ गई जो सारी की सारी शवाहिद की सूरत में पेश की जाएंगी। ये अलग बात है कि नवाज शरीफ का जब केस आया और एक वीडियो आई तो वहां पे वो जो साबिक चीफ जस्टिस थे वो जनाब वो पुलिस रात की मंजिलें लिख के चले गए कि किसी की वीडियो अगर आएगी तो उसके लिए फॉरेंसिक कैसा होगा। उसी वीडियो के ऊपर यूके में फैसले हो रहे हैं, यहां सुनने के लिए तैयार नहीं है। यही मसले हैं कि आप डिस्क्रिमिनेशन में आ जाते हैं तो फिर सारी चीजें हैं कि जी सजा देनी है या जजा देनी है, तो वो सब बड़ों के केस होंगे। आम आदमी के केस मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के दौर में 50,000 से 54,000 हो गए, बजाय इसके कि वो 44 होते या 34 होते, वो कम होते। यहां पे पूरे पूरे बेंचेस एक एक बंदे के लिए लगा के बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि जी हमें आम आदमी की बड़ी फिक्र है। नहीं जी, आप सबकी तमकनत, आपके एजाजात, रिस्पेक्ट सब ये है कि आपने आम आदमी को इंसाफ देना है। तो प्लीज उनकी तरफ जाइए और कीजिए फैसले और इनको मतहत अदालतों को शिफ्ट कीजिए। ठीक है, फैसल साहब। देखिए, कल जो फौज ने अपना मौका पेश किया है उसके बाद अब कुछ जवाब बचता नहीं है कि आप इस गैर मारूजी बहस के अंदर जो है उलझ जाए। जब उन्होंने पहले अपने लोगों को जो एक इबरत का निशाना ही बना दिया ना, जिस तरह इस तरह इतनी बड़ी कार्रवाई तो मेरे ख्याल सकूत ढाका के वक्त भी सामने नहीं आई थी। इतनी बड़ी कार्रवाई जो है 9 मई के बाद जो है वो फौज की तरफ से की गई। बात यह है कि ये जो एक अमूमी तासुर था कि इस पूरे सिस्टम के पीछे फौज के लोग हैं और ये तासुर हर इंसान में था, ये नजर आ रहा था। ये तासुर कोई ये हुकूमत तहरीक अदम एतमाद के बाद पैदा नहीं हुआ था, ये तासुर 2012 से नजर आ रहा था। इसको कुछ लोग हैं, कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं और सिर्फ सपोर्ट करने के फिर 2000 के इलेक्शन जिस तरह हुए, फिर 2018 से लेके जब तक हुकूमत चलाई गई उस तरह मीडिया को किस तरह हैंडल किया गया, उस तरह सियासी जमातों को किस तरह हैंडल किया गया, फिर जो तहरीक अदम एतमाद के बाद जो कुछ हुआ, तो अब उन लोगों को जो है वो निशाना बना दिया, इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। तो ये मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब ने जो कुछ किया है उसको ओन किया है, उन्होंने उसको ओन किया है और उन्होंने कोई छुप के नहीं किया।
ओपनली उस चीजों को ओन किया है कि भाई हमने किया है, उसको उन्होंने उसको मायूब नहीं समझा। अगर इनके खिलाफ आज आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल इनके हौसले बुलंद होंगे। जैसे हम पहले कह रहे थे, 9 मई के वाकये से पहले हम ये कह रहे थे कि आप उनको इतनी छूट दे रहे हो, वो मजीद इससे आगे बढ़ेंगे, और वही हुआ। वो दीवारों की चौकिंग से शुरू हुए थे, उसके बाद वो कहां तक पहुंचे तो उनको रोकने वाला नहीं था। अगर आज तो इनको नहीं रोकेंगे आप, ये मजीद अगले स्टेप पे जाएंगे। इनके अमल को भारत में सराहा गया है, इसका मतलब ये है कि ये मुल्क दुश्मनाना कार्रवाई थी इनकी। सही, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप इलियास साहब। देखिए, खुद एहतसाबी का अमल जो है कि फ़ौज जैसे अदारे ने खुद किया पहले, और जाके उन्होंने बिल्कुल इसके बारे में बाकायदगी से और एक बड़ा साफ व शफाफ तरीके से करके और उसको सामने मंजर आम पर लाएँ और सबके सामने पेश किया। तो यानी कि एहतसाब सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं है कि जो हम देख रहे हैं, जिस तरह कोर्ट्स में हाल देख रहे हैं, टाइम नहीं है, आज नहीं, कल नहीं है, इस तरह पहले हमने कभी नहीं देखा था। सही है। तो ये जो सूरत हाल है, जो अब इस तरह कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में जाने, ये प्रोसेस के तहत ही आ रहे हैं केसेस। जिस तरह कोर्ट्स में जा रही है, ATC में जाने के बाद ही भेजे जा रहे हैं उसमें, और जो ट्रायल होंगे उसमें देखा जाएगा जिस तरह हो रहे। लेकिन ये अब कह रहे हैं कि जी बेंच बन गए, 9 से 6 पर आ गया, 6 पर, तो इसको फुल बेंच बनाना चाहिए ताकि अगर किसी को एतराज़ ना रहे, और ताकि दोनों की बातें सुनी चाहिए। जिस तरह भी है इसको सुनना चाहिए। इसमें कौन सी बात है कि अगर फुल बेंच बन जाए? ये हमेशा पहले भी दूसरे केसों में भी इसी तरह उलझाया जाता है, अब ये भी इसी तरह आ गया है। तो जाहिर है इस तरह कोई नहीं, अपोजिशन भी नहीं मानेगी, ना गवर्नमेंट भी मान रही है। तो ये इसी तरह लड़ाई झगड़े बिल्कुल इसी तरह चलते रहेंगे, पार्टियां आपस में उलझती रहेंगी, वक्त ज़ाया होगा। इसमें जो है फैसला जो होना चाहिए, जो एहतसाब का अमल होना चाहिए, उसको होना चाहिए। 9 मई का सानिया हुआ है, उसमें बिल्कुल जी, उसमें जो दूध का दूध है, पानी का पानी होना चाहिए। आपका पॉइंट आवाम की आवाज़ है कि जी इस मुल्क में इस तरह की बातें नहीं। जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। सवाल नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत के दुबई में डेरे, मेन स्ट्रीम मीडिया में नवाज जरदारी की मुलाकात के बीच चर्चे हैं, मगर पीपल्स पार्टी की जानिब से मुसलसल इनकार है। हम सवाल ये रखते हैं, असल कहानी है क्या? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले लंदन के बाद अब दुबई में हो रहे हैं। PMLN और पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादतें दुबई में डेरे डाले हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पर नवाज शरीफ और जरदारी के दरमियान जो मुलाकात है उसके चर्चे हैं, मगर पीपल्स पार्टी मुसलसल इनकार कर रही है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई है। ज़राए के हवाले से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि दोनों जमातों के दरमियान कई अहम मामलात हैं जिस पर डेड लॉक है, और इस डेड लॉक को दूर करने के लिए दोनों जमातों के दरमियान आज भी मुलाकात हो रही है। MQM पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि दुबई में होने वाली सियासत पाकिस्तान में लेकर आएंगे। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, आप किस तरह से देख रहे हैं? अब चूँकि नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत मौजूद है दुबई में, जबकि मीडिया में चर्चे हैं नवाज और जरदारी मुलाकात के, मगर पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, ये कहानी है क्या? कई अहम मामलात ज़राए से खबरें हैं जिस पर डेडलॉक है, जिसकी वजह से शायद पीपल्स पार्टी इनकार भी कर रही है, और जो MQM पाकिस्तान कह रही है कि हम ये सारी पाकिस्तान लेकर आएंगे सियासत। असल कहानी है क्या इसके पीछे? कोई बात नहीं, अगर MQM वहाँ नहीं जाएगी दुबई तो जाहिर है पाकिस्तानी आ जाएंगे। मुज़ाकरात तो होने हैं, ज़ाहिर है इंतखाबी इत्तेहाद बनना है अभी, और ये हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल है। MQM तो मुज़ाकरात तो होंगे मुस्तकबिल के, और ये माने या ना माने वहाँ बातचीत और मुलाकातें हो रही हैं। निगरान वज़राए आज़म बनने के उम्मीदवार भी वहीं दुबई में डेरे लगा के बैठे हुए हैं। 1-2 लोग आज वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, और हमेशा से ही ऐसे ही होता है। मतलब पहले वो होते थे जो मानते नहीं थे, अब ये सामने नज़र आ रहे हैं। लेकिन वो उससे अगर आप कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी कुछ पीछे हट रही है, तो कोई वो इशू नहीं है कि किसी ने बयान तो नहीं ना जारी किया, कोई वीडियो तो नहीं आई है। जो घरों में बैठ के बातचीत हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं, वो कोई छुपी हुई नहीं है। और जाहिर है कि वो मुस्तकबिल की हिकमत अमली नून लीग भी बना रही है। पीपल्स पार्टी उस पर अमल शुरू कर चुकी हुई है पंजाब के अंदर, और नून लीग को जाहिर है कि इनको काउंटर भी करना है और अपना हिस्सा वसूल करना है। जी फैसल साहब, बात यह है कि जो आपका पहला सवाल था कि पाकिस्तान किस दौर से गुजर रहा है, महंगाई की क्या सूरत हाल है, और दुबई में ये प्लान बन रहा है कि पाकिस्तान में होगा कैसे गुजारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। तो वहाँ तो ये फार्मूला तय हो रहा है कि वहाँ पाकिस्तान को इसका इक़्तिदार किस तरह कंट्रोल करना है। इस वक्त अगर लोग इस लीडरशिप को पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत होती तो इस वक्त ये डिस्कस करते बैठ के कि पाकिस्तान के बहरान को कैसे निकालना है। उनके एजेंडे में ये जुमला ही नहीं शामिल है। जी ब्रिगेडियर साहब, देखें दुआ बात यह है कि वहाँ पर जो बातचीत हो रही है, दे ऑल नो कि नवाज लीग की तरफ से तस्लीम मेकर नवाज, चाहे वो इंग्लैंड जाते हैं, फिर आपको ये शहबाज को जाना पड़ता है। तो वहाँ पर ये है कि उधर सरदारी साहब तस्लीम मेकर है, इधर
नवाज शरीफ, तो दोनों वनडे में मीटिंग है तो उन्होंने काफ़ी हद तक अपनी इलेक्शन स्ट्रेटजी नंबर 2 असेंबली कब डिसॉल्व करनी है और उसके बाद इलेक्शन कब करवाने की सारी डिस्कस कर ली होंगी। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान के डिसीजन पाकिस्तान में होने चाहिए, इंग्लैंड दुबई में। सही जी इलियास साहब। नहीं बिल्कुल, ये जाहिर है किसी मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, वैसे तो वो इनकार करते रहेंगे, लेकिन जाहिर है अगले निगरान सेटअप और जो अगले इलेक्शन के हवाले से तमाम जो सूरत हाल है वो आइंदा चंद दिनों में सामने आना शुरू हो जाएंगी, इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौर पहुंच गए, वो जाहिर है वो भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि कौन से फैसले होते हैं जिस पर अमल दरामद कराना है। तो ये सारी सूरत हाल है, ये अभी देखने में आ रही है। इसमें जाहिर है देखना है कि अब दोनों पार्टियों में से किसका अगला प्राइम मिनिस्टर होता है। आपको पॉइंट आ गया, वक्त खत्म हो गया। आपका शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।